परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की उपस्थिति में चुनिंदा कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है और एक नई पृष्ठभूमि के अंतर्गत ये एक विशाल कार्यक्रम हम लोगों को मिला है। नारी सशक्तिकरण वर्ष चल रहा है, लक्ष्य 2023 का, और हम लोगों को कार्यक्रम मिला है प्रांतीय कन्या कौशल शिविर। अभी इसी माह हम लोगों का शांत कुंज जाना हुआ था और आदरणीय चिन्ह भैया से मुलाकात हुई। हम लोग 7-8 जिलों से लोग गए थे, पत्र भी गए थे यहाँ से और जिलों के, और एक समूह के रूप में हम लोग वहां पहुंचे। भैया से निवेदन था कि बड़ा विशाल यज्ञ चाहते थे, पर भैया ने कहा, पहले ही वो संकेत कर चुके थे कि मैं कुछ ऐसा चाहता हूं जहां व्यक्ति निर्माण का कार्यक्रम हो, और उन्होंने हम लोगों के सामने कन्या कौशल शिविर के लिए हम लोग को निर्देशित किया। और कन्या कौशल शिविर हम लोगों को दिया गया है। ये अपने आप में उत्तर प्रदेश के लिए प्रथम भी है, नया भी है, और कह लीजिए कि एक ऐसा कार्यक्रम है कि हमें नए बच्चों को निकाल करके लाना है। चैलेंज है हम लोगों के लिए कि बहुत बड़ा कार्यक्रम है। जिस तरीके से इसकी भूमिका तैयार की गई है, तो आइए जिन बातों को हम लोगों ने समाहित किया है वो कन्या कौशल शिविर में कैसे होंगी, क्या करेंगे हम लोग, और परम पूज्य गुरुदेव के सपनों का ये कार्यक्रम हो, उनके उद्देश्यों को लेकर कार्यक्रम हो। तो गुरुदेव की पुस्तकों से भी कुछ चीजें निकाली हैं। फिर दूसरा इसकी बात है कि हम कन्याओं को ही क्यों बुला रहे हैं। बहुत सारे लोग हमसे पूछेंगे कि कन्याओं को ही क्यों बुला रहे हैं। और तीसरी बात हम लोगों के सामने आएगी कि छोटा से एक हम लोगों ने शुरुआत की है कि हम लोग साल भर क्या क्या योजनाएं और कैसे चलाएंगे और रूपरेखा उसकी कैसी होगी। तो ये बनते भी रहेंगे और बिगड़ते भी रहेंगे। अभी कुछ इसमें से बातें और भी निकल करके आएंगी, पर जो प्रथम चरण हम लोगों ने तैयार किया है आपस में मिलकर, भैया के सामने भी इसको प्रस्तुत किया था कि इस तरीके से इस कार्यक्रम को रखा जा रहा है, और उन्होंने जो संकेत दिए उनको बढ़ाया भी गया है। आइए उसकी शुरुआत करते हैं हम लोग। विचारणीय प्रश्न ये है कि हम क्या करें, हम कैसे करें और हमारा आयोजन कैसा हो। कार्यक्रम हो जाते हैं और ये कार्यक्रम परम पूज्य गुरुदेव की बातों पर खरा उतरे, उनकी विचारों के बीच बोए जाए। जब इस कार्यक्रम की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं तो इस बात में मन में यह है कि हाँ, ये तो अच्छी बात है कि हम लोग को कार्यक्रम मिल गया है, पर आंतरिक हर्ष और गौरव की अनुभूति तभी होगी जब हम उनके जीवन लक्ष्य युग निर्माण में छोटी सी ही सही किंतु प्रौढ़ भूमिका को निभाने में अपनी योग्यता बढ़ाएं और जिम्मेदारी संभालें। ये अपनों से अपनी बातें कही जा रही हैं। ये हम जो परम पूज्य गुरुदेव के शिष्य कहलाते हैं और जगह जगह पे कार्यक्रम करते हैं, पर इस कार्यक्रम के तहत अगर हम इस बात को साथ लेकर के चलते हैं कि हम अपनी योग्यता भी बढ़ाएं और जिम्मेदारी भी संभालें, तब जो है ज्यादा खुशी होगी इस कार्यक्रम को करने में। आयोजन तभी सफल होगा जब विचार क्रांति के बीच हम नई पीढ़ी में बोने के लिए योजनाबद्ध तरह से लक्ष्य निर्धारित करेंगे। हमारे छोटे छोटे लक्ष्य होने चाहिए और वही छोटे छोटे लक्ष्य हमारे बड़े कार्यक्रम को सफल बनाए। इस तरीके से हमारा पूरा निर्धारण होना चाहिए। हमारा लक्ष्य मात्र एक आयोजन करना नहीं है, भीड़ इकट्ठी करना नहीं है, बल्कि गुरुदेव की विचार क्रांति के बीजों को जन जन तक पहुंचाना है। अगर हम इसमें सफल हो गए, कार्यक्रम में भीड़ बहुत हो जाती है और जब हम निष्कर्ष निकालते हैं तो पता चलता है कि खर्चा भी बहुत होता है, और साथ साथ हमारे पास जब व्यक्ति खड़े होने लगते हैं तो पता चलता है कि व्यक्ति हमको बहुत नहीं मिले। तो नए लोगों को बुलाना है, पुराने कार्यकर्ताओं को इसमें नहीं बुलाना है। केवल वे लोग आएंगे जो इसमें जिम्मेदारी संभालेंगे। और आयोजन का एक दिन ऐसा होगा जब हम सारे कार्यकर्ताओं का आह्वान करेंगे, पूरे प्रांत से करेंगे। पर ये जो 5 दिवसीय कार्यक्रम है कन्या कौशल शिविर, उसमें हमारी भीड़ नहीं इकट्ठी होगी।
ये कार्यक्रम परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को लेकर के हम कैसे जाएंगे उनके बीच में। और अभी हम लोग जब भैया से वहां से निकल रहे थे तो भैया ने कहा था कि परम पूज्य गुरुदेव के आने का, इस धरा बनाने का उद्देश्य सबके सामने रखना पड़ेगा कि आखिर वो चाहते क्या थे। क्योंकि प्रत्येक कार्यक्रम में ध्यान देना जरूरी है कि वो उद्देश्य पूरा हुआ कि नहीं हुआ, जिस कार्यक्रम के लिए हम ये आयोजन पूरा कर रहे हैं। गुरुदेव एक पुस्तक में लिखते हैं, इमारतें और कारखाने बनाना सरल है, स्कूल और बांध थोड़ी सी अर्थव्यवस्था हो जाने में आसानी से बन सकते हैं, असली काम व्यक्ति निर्माण है जो जितना ही कठिन है उतना ही महत्वपूर्ण भी है। ताजमहल बनाने वाले शाहजहां की तुलना में समर्थ गुरु रामदास द्वारा शिवाजी का निर्माण अधिक महत्वपूर्ण है। गांधी जी की तुलना टाटा के लौ संस्थानों से नहीं की जा सकती। गांधी जी की तुलना टाटा के लौ संस्थानों से नहीं की जा सकती। निजाम का सारा स्वर्णकोश लोकमान्य तिलक के मूल्यों से बढ़कर नहीं हो सकता। किसी समाज की असली संपत्ति उसके चरित्रवान, मनस्वी, परमार्थ परायण व्यक्ति ही है। वही करोड़ों जीवन को प्रभावित करते हैं, वातावरण बदलते हैं और अंधकार से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। गुरुदेव ने अपनी पुस्तक में लिखा है, ये लाइनें उनकी हैं, उनके द्वारा लिखी हुई हैं। और यही बात है कि चाहे जितनी भी आज हम देखते हैं हमारे सामने विकास बहुत बड़ा हो रहा है, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, पर व्यक्ति दिन पर दिन गिरता चला जा रहा है। व्यक्ति निर्माण के लिए कोई नहीं सोच रहा। कोई आदमी ये नहीं सोचता कि जो पूरा हम बसा रहे हैं, जो बना रहे हैं, जो आज आप बड़ी बड़ी सड़कें देखते हैं, बड़े बड़े कॉलेज देखते हैं, बड़े बड़े जो है आप बाजार देखते हैं, पर व्यक्तियों का स्तर नीचे गिरता चला जा रहा है। और ये कार्यक्रम व्यक्ति निर्माण के लिए है। हमें यह भी ध्यान देना होगा कि जैसे राम के आने का उद्देश्य मात्र रावण का अंत करना नहीं था, राम का उद्देश्य था राम राज की स्थापना करना। राम चाहते तो रावण का कहीं से भी अंत कर देते। वो समुद्र के इस पार से भी अगर बाण चलाते तो लंका में बैठा हुआ रावण, उसका वध हो सकता था। युद्ध करने के लिए वो कहीं भी बुला लेते, तो वो मानव जीवन की लीला करते हुए और लोगों के मन में स्थापित होते हुए उन्होंने विचार क्रांति के बीज बोए और राम राज की स्थापना की। और हम लोगों को यही सोचना है कि परम पूज्य गुरुदेव ने एक बात ये भी कही, उनके आने का उद्देश्य क्या था। गुरुदेव ने कई बार कहा कि आप लोगों से ये मत कहना कि हमारे गुरुदेव बहुत बड़े सिद्ध पुरुष थे, बड़े महात्मा थे और वरदान देते थे, वरन यह कहना कि युग ऋषि ऐसे व्यक्ति का संबोधन है जिनके पेट से क्रांति की आग निकलती है, आंखों से शोले निकलते हैं, और ऐसे गुरु का परिचय देना, सिद्ध पुरुष का परिचय मत देना। कई बार हम ये गलतियां बार बार करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव को मात्र छंद से ही प्रस्तुत करते हैं, पर गुरुदेव एक क्रांतिकारी पुरुष है। उनकी क्रांतियों को, उनकी बातों को आगे रखना है और यही लेकर के हमें सब नए युवाओं के बीच में जाना है। परम पूज्य गुरुदेव का जीवन चमत्कारी कहा जा सकता है, ऐसा नहीं है। हम सबके जीवन में कुछ न कुछ चमत्कार रहे हैं, पर गुरुदेव के आने का उद्देश्य था युग की विनाशकारी विभीषिकाओं को निरस्त करके उज्जवल भविष्य के लिए उपयुक्त व्यक्तित्वों का निर्माण करना। अगर उज्जवल भविष्य के नए व्यक्ति जो खड़े हो, जो जिनके कंधों पर भार हो, नए भारत का, नए राष्ट्र का, तब गुरुदेव का वो सपना पूरा हो पाएगा। गुरुदेव कई बार कहते हैं, हम जब प्रचार करने जाते हैं तो गुरुदेव इस बात को कई बार कहते हैं कि हमारा गायत्री परिवार बहुत प्रचार में आगे भी हो गया है, हम लोग बड़े बड़े यज्ञों के लिए निकल पड़ते हैं और एक कार्यक्रम का आयोजन हम लोग के सफल भी होते हैं। पर गुरुदेव एक पुस्तक में लिखते हैं, युग निर्माण योजना समझे और समझाएं, उससे हम लोगों ने ये पंक्तियां निकाली हैं। गुरुदेव लिखते हैं, कहने के लिए अपना परिवार आज कार्यक्रमों के लिए काफी कुशल हो गया है।
किंतु युग निर्माण के सूत्रों को समझने और समझाने की बात में हम काफी पीछे हैं। परम पूज्य गुरुदेव उस बात के लिए लिख रहे हैं, जब हम प्रचार करने जा रहे हैं तो गुरुदेव के इस दर्द को समझें। और गुरुदेव लिखते हैं, यह बात ठीक है कि भारत धर्मपरायण देश है, इसलिए धार्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से जन जन तक पहुंचना आसान हो जाता है। फिर भी माध्यम तो माध्यम ही है, वह लक्ष्य और उद्देश्य तो नहीं बन सकता। लक्ष्य हमारा युग निर्माण, इसलिए जन साधारण में ऐसे उत्साह धार्मिक कर्मकांड करके पुण्य लूटने के लिए नहीं है, स्वयं को ईश्वरीय योजना में भागीदार बनाने के लिए भी जगाना होगा। तभी हमारा प्रचार अभियान युग ऋषि की कसौटी पर खरा उतरेगा। अगर गुरुदेव के जो सपने हैं उसको पूरा करने के लिए, कई बार हम लोग कहते हैं परम पूज्य गुरुदेव के लिए गीत भी गाते हैं, चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। पर गुरुदेव के सपने हम इस पूरे जो प्रचार अभियान इसको पूरा करने में लगाएं कि उनके जो सूत्र हैं वो हम नई पीढ़ी में कैसे बोएं। इसी बात के साथ गुरुदेव एक छोटी सी बात आगे और लिखते हैं उसी किताब में कि युग साधक युग सैनिक प्रज्ञा पुत्रों के अनुरूप प्रेरणा उभरने लगे, उनकी साधनों का स्वरूप कर्मकांड और चिन्ह पूजा से ऊपर उठेगा तथा वह आत्म समीक्षा, आत्म शोधन, आत्मनिर्माण, आत्मीय विकास की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए देव मानव बनेंगे। देव मानव बनने की बात उन्होंने कही जब एक युग साधक युग सैनिक प्रज्ञा पुत्रों के अनुरूप उसके अंदर प्रेरणा उभरने लगेगी। जितने भी शिष्य हैं सब, पूज्य गुरुदेव सबके कुछ ना कुछ ऐसे निर्देश देते रहते हैं सबको, चाहे वो आप लोग की सोच में आता हो, चाहे वो आपके सपने में आता हो, पर हम उसको निरंतर उसके ऊपर अभ्यास करते रहे। जब आज ये आयोजन होने जा रहा है, आप लोगों के मन में बहुत सारी ऐसी बातें आएंगी। हम देख रहे हैं जब से हम लोग शांतिपूर्ण जा भी रहे थे तो रास्ते में भी हम लोगों ने बहुत सारी चर्चाएं की, आयोजन कैसे होगा और इसकी सफलता कैसे होगी। तो सबसे पहली बात है कि मन में बातें आएंगी, पर हम अपनी आत्म समीक्षा, आत्मशोधन और आत्मनिर्माण और आत्म विकास की सीढ़ियों पर चढ़ते रहे और तब हम देव मानव बन पाएंगे। देव मानव जब बनेगा तभी युग निर्माण होगा। गुरुदेव की अपेक्षा भी यही है कि युग साधक युग सैनिक की स्पष्ट झलक मिलनी चाहिए। युग साधक और युग सैनिक की प्रत्येक कार्यकर्ता में स्पष्ट झलक मिलनी चाहिए। साधना, स्वाध्याय और संयम के स्तर को बढ़ाकर हम वह सेवा कार्य कर सकेंगे जिससे हमें संतोष मिलेगा। जब आप बहुत बड़ा आयोजन कर लेते हैं तब या तो आप नेता बन जाते हैं, जब आपके पास साधना नहीं होती है, अंदर से कई ऐसी बातें फूटने लगती हैं कि ये तो हमने कर लिया। पर गुरुदेव कहते हैं जो साधक होता है और सैनिक होता है उसकी स्पष्ट झलक तब मिलती है जब वो स्वाध्याय, साधना, स्वाध्याय और संयम के साथ आगे बढ़ता है और सेवा कार्य करता है और उससे उसको संतोष मिलता है कार्यक्रम करके। अब विचारणीय प्रश्न इस बात का है कि कन्या कौशल शिविर हम कर क्यों रहे हैं। हम लोगों के भी मन में ये बात आई थी कि आखिर कन्या कौशल शिविर में ऐसा नया क्या होगा। ये ठीक है कि गायत्री परिवार 2 बार कन्या कौशल शिविर 2-3 बड़े विराट स्तर पे कर चुका है, पर उत्तर प्रदेश के लिए मैंने कहा कि नया है, हम सबके लिए ये नया है। तो हम लोगों ने वो बातें निकाली परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तकों से और एक कन्या कौशल शिविर की मार्गदर्शिका है उससे, और लोग हमसे पूछेंगे कि आप कन्या कौशल शिविर क्यों कर रहे हैं, आप किशोर शिविर क्यों नहीं कर रहे, लड़कों को उसमें क्यों नहीं बुला रहे, पूरे युवाओं को क्यों नहीं बुला रहे। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे प्रयोग किए नहीं है, हमने ऐसे भी प्रयोग किए हैं, युवाओं को बुलाया है, उनका आह्वान किया है। हम लोगों से कार्यक्रम से पूर्व ही एक कार्यक्रम झांसी में है और उसमें भी जो है तैयारियां हो रही है, उसमें भी सारे युवा आएंगे। पर ये नाम से ही कन्या कौशल शिविर, तो केवल कन्याओं को ही क्यों बुलाया जा रहा है इसमें। जब आपसे लोग प्रश्न पूछेंगे और तो आपको भी यही जवाब देने पड़ेंगे।
आप देखते होंगे कि गायत्री परिवार ही नहीं, पूरा देश देवियों की पूजा करता है। नवरात्र में 2-2 नवरात्र पढ़ते हैं और उसके बावजूद भी हम कन्या भोज, कन्यादान, इन सब चीजों में हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार हम बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। सबसे बड़ी पूजा है कन्या को देव कन्या बनाना। तो ये कार्यक्रम इसलिए हम लोग करने जा रहे हैं। और साथ ही अगर हम देवियों को देखते हैं, नारियों को देखते हैं, नारियों की पूजा करते हैं, तो नारियों को इसलिए नहीं पूछते हैं कि मात्र वो देवियां ही हैं। बड़े बड़े मोर्चों पर उन्होंने जो है अपने अपनी अपनी भूमिकाएं अदा की है। अगर आप देखिए अहिल्याबाई को देख लीजिए, आप देख लीजिए झांसी की रानी जब स्वतंत्रता सेनानी के रूप में निकली, सुभाष चंद्र बोस की जो सेना थी उसमें भी हमारी कैप्टन लक्ष्मी सहगल जी, जिन्होंने कंधे से कंधा मिला करके उन दिनों जो है स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में भूमिका अदा की। कवित्री के रूप में देख लीजिए सरोजिनी नायडू, न जाने ऐसी कितनी गुरुदेव ने पूरी पुस्तक लिख दी। हमारा पूरा एक आंदोलन है कि नारी जागरण, और ये उसका एक माध्यम है। जब हम कन्या कौशल शिविर करने जा रहे हैं, ये देश माओं का है। कन्या ही क्यों, संपूर्ण मानव जाति नारी के गर्भ से उत्पन्न होती है। नारी का आरंभिक काल कन्या है। अगर हमने कन्याओं को मोल्ड कर लिया तो कन्या ही मानव जाति का बीज है कि बीज है। और गुरुदेव एक बात कहते हैं, माता ही यदि रहे ज्ञान, बच्चे कैसे बने महान। उस घर के बच्चे महान नहीं बन सकते जहां माता ही अज्ञान रहती है। तो ये जो कन्या कौशल शिविर है, उन कन्याओं को प्रेरित करने के लिए है। उनके सामने ऐसी क्लासें रखने का मन है, जो उनके सामने ऐसी क्लासें चलेंगी जो हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे वैज्ञानिक प्रतिपादनों को वो सामने रखेंगी कि किस तरीके से एक कन्या जब नारी बनती है तो परिवार भी बदलती है, समाज भी बदलती है और राष्ट्र भी बदलती है। कन्याओं को हम इसलिए बुला रहे हैं कि उनके विचारों को हम परिवर्तित करें। परम पूज्य गुरुदेव एक बात कहते थे कि बेटा, कि हम परिवर्तन लहू और तलवारों के बल पर नहीं, बल्कि विचारों के में परिवर्तन से लाना चाहते हैं। और ये जो पूरा वातावरण और जो पूरा शिविर की भूमिका है, वो केवल इसीलिए है कि हम बच्चियों के अंदर जो बीज है उसका शोधन, परिष्कार, सुरक्षा और संरक्षण कर सके। सरकारें तो बहुत सारे नारे लगाती हैं, अच्छे दिन आएंगे कब, बहुत दिनों से कहती हैं, और अच्छे दिनों का लोग इंतजार करते रहते हैं। पर हम लोग कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे तब, भारत की माताएं चाहेंगी जब भारत की माताएं चाहेंगी तभी अच्छे दिन आएंगे। कन्याओं के लिए यहाँ बहुत सारी क्लासेस चलेंगी। वर्तमान समय में बच्चियों के लिए मनोविज्ञान की ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। भावी जीवन में ऐसी बहुत सारी परिकल्पनाएं होती हैं, ऐसे सपने होते हैं, ऐसे पिक्चर देखे रहते हैं, ऐसे गीत सुने रहते हैं, जहां वो पथभ्रष्ट हो जाते हैं। और गुरुदेव एक बात लिखते हैं कि बेटा, स्वास्थ्य चला जाएगा, धन चला जाएगा तो लौट के आ भी सकता है। स्वास्थ्य चला जाएगा तो फिर लौट सकता है दवाइयों के और क्या कहते हैं अपने योग व्यायाम के द्वारा, अपने अंदर संयम रख करके। पर यदि चरित्र चला जाए तो कभी लौट के नहीं आता। आदमी का मनोबल गिर जाता है, वो पथभ्रष्ट हो जाते हैं वो लोग। तो भावी जीवन की परिकल्पनाएं कई बार हमारी बच्चियों को, हमारे बच्चों को पथभ्रष्ट कर देती हैं। ऐसे वो पथभ्रष्ट ना हो, इसलिए भारतीय संस्कृति को लेकर के भी यहाँ क्लासेस चलाई जाएंगी। स्वास्थ्य की बहुत सारी समस्या होती है, किशोरावस्था में तनाव होता है, कैरियर की चिंता होती है, जल्दी विवाह करने का भी बच्चों के अंदर बहुत भय रहता है। कोई पढ़ाई न छुड़ा दे उनकी, हम हायर एजुकेशन में कैसे जाएं। घर से बाहर जाने में भी बच्चों को बहुत डर लगता है कि आज आप देख ही रहे हैं कि कितनी सारी घटनाएं ऐसी हो जाती हैं। तो सबसे पहली बात है कि इस आधुनिक समाज में वो तालमेल कैसे बैठाएं। तो इसमें बहुत सारी ऐसी क्लासेस चलेंगी। हम बोले तो कैसे बोले, हम
अपने दोस्तों को किस तरीके से अपनी सहेली बनाए तो कैसे बनाए, उसमें कौन सी ऐसी विशेषताएं होनी चाहिए। और अब कार्यक्रम को मतलब ये हमारी एक पूरी ऐसी रूपरेखा होगी जो उस कार्यक्रम को लेकर के जो हम उसके बीच में क्लासेस चलाएंगे। ऐसी बहुत सारी बातें भी और भी निकल करके आएंगी। प्रांत और जिले में हमें अब क्या क्या काम करना है, प्रांत में और जिले में हमें साधनात्मक कार्यक्रम करने, साधना आंदोलन को गति देनी। कैसे, इसके लिए भी हम लोगों ने यहाँ योजना बनाई है। अगर हमें लक्ष्य प्राप्त करना है तो प्रचार, परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को बोलते हुए प्रचार करना, कन्याओं की भागीदारी सुनिश्चित करनी है। हम लोगों ने जो 2400 बच्चों के लिए बनाया था, यहाँ बहुत सारे लोग कह रहे हैं 2400 आप कम गिन रहे हैं, 2400 तो बड़े आराम से आ जाएंगे, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि भीड़ जितनी भी कम हो उतना अच्छा है और उसमें हम अच्छी तरीके से क्लासेस चला सकते हैं। पर 2400 बच्चियों की जो है यहाँ से क्लासेस चलनी है और अंशदान भी यहाँ पर बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग एक बड़ा कार्यक्रम है। इसके लिए जो है एक अंशदान समिति का भी निर्माण करेंगे और कार्यक्रम का आयोजन हमें बीच बीच में भी जो भी कार्यक्रम रखने हैं और सफलता तक किस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया जाए, इसकी बातें कुछ हम लोगों ने पृष्ठभूमि बनाई है। साधना के लिए मंत्र लेखन की पुस्तिका यहाँ से छप रही है। जब व्रत अनुष्ठान जो भी होंगे हमारे, वो सारे आज से लेकर नवरात्र से लेकर के और बीच बीच में जितने भी हमारे जब अनुष्ठान होंगे, हम एक प्रार्थना जरूर करेंगे कि सब लोग जो है भगवान से केवल ये प्रार्थना करें कि हमारा ये कार्यक्रम सफल हो, इसमें से लोग निकल के आए, इसमें से हीरे निकल करके आए। एक हम लोगों ने भी बैठ करके बातचीत जब हरिद्वार जा रहे थे तो एक बात की थी कि अगर 2400 बच्चियों की इसमें भागीदारी होती है तो इससे निकाल करके 240 बच्चियों को हम अपने ही पैसे पर, अपने ही खर्च पर शांत कुंज लेकर के जाएंगे। ऐसे बच्चों को जो कहीं कुछ उनके अंदर उनमें ऐसी चमक दिखलाई पड़ेगी, ऐसी प्रतिभा दिखलाई पड़ेगी, उन बच्चियों का हम लोग अगर चयन कर पाए और 2400 बच्चियों को उस वातावरण में ले जा पाए और वहां पर हमारे जो वरिष्ठ भाई लोग हैं उनसे हम उनकी क्लास भी चले और वो हरिद्वार भी घूमे, एक ऐसा ये कार्यक्रम करेंगे तब हमारा कार्यक्रम ज्यादा सफल होगा। तो ये इसका लक्ष्य होना चाहिए। दीप यज्ञ, जितने भी दीप यज्ञ हमें कई कई जगह दीप यज्ञ करने होंगे और उन दीप यज्ञों में हमें हर जगह लोगों के अंदर ये प्रेरणा भरनी होगी। त्योहारों में, पर्वों में, जहां जहां हमारे कार्यक्रम होते रहते हैं, प्रज्ञा पूर्ण कथा वगैरह जो भी होती रहती है, हर जगह हमें नई बच्चियों को निकाल करके लाने का आह्वान करना पड़ेगा। प्रचारात्मक कार्यक्रम, हमें शिक्षकों से संपर्क करना है। आने वाले दिनों में शिक्षक सम्मेलन भी हम बड़ा करने के उसमें है। विद्यालय महाविद्यालयों में हमें संपर्क करना है। भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा जहां जहां भी हुई है, मैं निवेदन करूंगा यही समय है जहां हमें उन स्कूलों में संपर्क करना है। अभी बहुत सारी जगह पर पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम नहीं चला है, तो उन जगहों पर शिक्षकों को बुलाया जाए और शिक्षक सम्मेलन भी उसी में किया जाए। गुरुदेव लिखते हैं, अध्यापक है युग के निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। अगर अध्यापक चाहें तो निश्चित है हम इसको बदल सकते हैं और उनकी मनोभूमि बदलेगी तो बच्चियां वहां से निकल करके आएंगी। हमें दो ही जगह पर जाना, मैं आपको बता दूं, हमें बच्चियां मिलेंगी कहां पर, विद्यालय में और घरों में। किनके घरों में? जो हमारे आस पड़ोस के घर हैं, जो रिश्तेदार हैं उनके यहाँ। अब खेत खलिहान चौराहे पे नहीं मिलेंगे, तो सबसे पहली बात है हमें उनका आह्वान करना है, हमें घरों से निकालना है अपनी बच्चियों को। कोई भी ऐसा व्यक्ति ना रहे, गायत्री परिवार का खासकर, जो अपनी बच्चियों को इसमें शामिल, अगर इस उम्र के बीच में आ रही हैं और अगर उनकी शादी भी हो गई है, अभी नई नई शादी हुई है और 30 साल से कम उम्र की है, तो बुलाइए। और अगर जो है अपनी 14 साल से लेकर के 20-30 साल के बीच में अपनी कोई बच्ची कहीं भी पढ़ रही है तो ठीक है, हम तुम्हें शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, पर तुम्हें इस गुरुदेव के इस कार्यक्रम में और इस कन्या कौशल शिविर में तुम्हें यहाँ पर उपस्थित रहना है, तुम्हें उस वातावरण में रहना है। और आवासीय प्रबंध है, कहीं ऐसा ना हो
क्या आप कह देंगे अरे वो तो मेरी बुआ की लड़की है, सुबह आ जाए और शाम को चली जाए? नहीं, ये बात नहीं होगी। रहेंगे साथ, खाएंगे साथ, सोएंगे साथ। तो ये पूरा उसका प्रबंध होगा। बैनर बन रहे हैं, अभी पोस्टर निकला है, ये पोस्टर निकला है, और अभी फ्लायर भी तैयार होगा जिसमें हम और भी चीजें इसमें डालेंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रचार करना है। सोशल मीडिया में जब आप देखते हैं कि कोई ऐसा स्लोगन, कोई ऐसी बातें कन्या कुशल शिविर के प्रचार के लिए जाएगी, तो आप निश्चित उसको शेयर कीजिए, अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए। ये गुरुदेव की वो विचार क्रांति है जो शेयर करने से लोगों के मन को प्रभावित करेगी, और आने वाले दिनों में सबकी मनोभूमि परिवर्तित होगी कि हमें भी इस आयोजन में इसलिए अपनी बच्ची को भेजना चाहिए। साथ साथ हमें मीडिया, जो सोशल मीडिया, जिन जिन जगह पर कार्यक्रम होंगे, जो कार्यक्रम होंगे, उसको भी हमें प्रिंट मीडिया के द्वारा भी जो है आगे बढ़ाना है। कन्याओं की भागीदारी करने के लिए उनके अंदर जिज्ञासा पैदा करनी होगी, उत्साह, उमंग का भाव पैदा हो, जबरदस्ती नहीं आना। हम तो कहते हैं आपके पास 5000 आवेदन आ जाए और आप उसमें से चुने कि 2400 बच्चों को हमें इसमें इनवाइट करना है। अगर ये बात आ जाए तो सबसे अच्छी बात हो। इतने आवेदन आए और आप उसमें, ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, पर ये काम करना है हमको। तो प्रतियोगिता, इसके लिए हमने क्या चीजें, जिज्ञासा कैसे पैदा हो, शिविर के बीच में प्रतियोगिताएं रखी, निबंध प्रतियोगिता, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे उसमें नाटक होंगे ढेर सारे, और नाटक के ऊपर हमने पुरस्कार भी रखे हैं, निबंध प्रतियोगिता पे पुरस्कार रखे हैं, काव्य प्रतियोगिता पर भी हम लोग इस पर भी विचार कर रहे हैं कि उसको भी इसमें शामिल किया जाए। जो अच्छी कविताएं बच्चियां लिखती हो उनको पढ़ करके सुनाए, अपनी स्वरचित कविताओं को, उनकी प्रतिभा कहीं ना कहीं निखर कर बाहर आनी चाहिए और सबके सामने आनी चाहिए। तो इस पर भी, जैसे अभी नाटक की बात हो रही थी, तो हम लोग जो बना रहे हैं उसमें हम लोग ऐसा बनाएंगे कि थीम तो हमारी आप हमको बताएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि उसमें कोई फिल्मी गीत हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए। सामूहिक नृत्य होंगे तो प्रज्ञा गीत हम स्कूलों को देंगे, पर प्रथम पुरस्कार जैसे कि हम लोगों ने तय किया कि अगर नाटक अगर कोई करता है तो उस स्कूल को या उस जिले में, अगर इसमें बहुत सारे जिले आएंगे, बहुत सारे ऐसे जिले आएंगे हमारे बीच में, तो अगर कोई जिले से टीम आती है और कोई नाटक भी तैयार करके आती है, तो पहली बार तो उसको हमारी प्रत्येक क्लास में रहना पड़ेगा सारी बच्चियों को। दूसरी उसका क्राइटेरिया ये है, हमारा पूरा एक संस्कृत मंडल रहेगा जिससे आपको संपर्क करना पड़ेगा, और उस संस्कृत मंडल को आपको अपनी थीम बतानी पड़ेगी। और दूसरी बात उसमें यह है कि हम उसमें इनाम, जैसे 21,000 रुपए हम लोगों रखे कि प्रथम पुरस्कार उस टीम को हम देंगे, चाहे वो उस स्कूल को हो चाहे वो उस टीम को। 21,000 रुपए का प्रथम पुरस्कार। ऐसे ही हमने दूसरा, उसमें द्वितीय होगा 15,000 का, 10,000 का, जो भी उसमें होगा अब आपके सामने लिख करके आ जाएगा। ऐसे सामूहिक नृत्य पर होगा। तो ये हम लोग पूरी तैयारी इस तरीके से कर रहे हैं, और इससे उत्साह और उमंग लोगों के अंदर बरकरार रहे। विद्यालयों में हमें जाना है, तो विद्यालयों में हमें जाना है तो पुस्तक मेले के माध्यम से ही जाएंगे, कि वहां पर जा रहे हैं तो हमने आपसे कहा कि संपर्क करेंगे तो परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तकें लेकर के जाएंगे। और इसके लिए भी हम लोगों ने प्रारूप बनाया हुआ है। अगर हमें 25 लोग संवैधानिक जो हमको मिलेंगे, अगर हम इनको 1 महीने के लिए नियोजन करें तो हम आपको बताएं कि हम 2.5 दिन यानी कि 3 दिन मान लीजिए, 3 दिन में एक पुस्तक मेला लगाएंगे और 3 दिन में दूसरा पुस्तक मेला लगाएंगे। तो एक टीम जो है 2 पुस्तक मेले हफ्ते भर में लगा लेगी। और अगर ये 4-4 लोगों की टीम, 5-5 लोगों की टीम, अगर 5 टीमें हैं तो आप ये मान के चलिए कि एक टीम 2 पुस्तक मेले लगाती है तो 5 टीम 10 पुस्तक मेले लगाएगी एक हफ्ते के अंदर, और 4 हफ्ते में 40 पुस्तक मेले लग जाएंगे। तो परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तक, इसके लिए भी एक अलग से बैठक करेंगे हम लोग। प्रारूप तैयार किया है विद्यालय के नाम, उसका किस दिन उनके यहाँ पुस्तक मेला होगा, अध्यापक से जो संपर्क किया जाएगा उनका संपर्क सूत्र होगा,
पुस्तक मेले का प्रभारी जो हमारे उसमें मेन कार्यकर्ता होगा, जो जिम्मेदारी लेगा, उसका संपर्क सूत्र होगा, और सारे ही लोग जो हमारे उसमें 4 लोग उसके साथ सहयोगी होंगे, उनका नाम, उनका संपर्क सूत्र और विद्यालय में कब पहुंचना है, इसको पूरी निर्धारित तरीके से, और 1 महीना पहले ही और 10 दिन पहले ही वहां पर एक बैनर लग जाएगा पुस्तक मेले का कि परम पूज्य गुरुदेव की यहाँ पर पुस्तकों का एक पुस्तक मेला लगने जा रहा है आपके स्कूल में। हमें हर स्कूल में हमें कह लीजिए कि बेंचें मिल जाती हैं, जगह मिल जाती है, कोई हॉल होगा तो उसकी पूरा एक रूपरेखा बनाएंगे। और इसी के साथ साथ जो है स्कूलों में, घरों में इन सभी जगह संपर्क करेंगे। गूगल फॉर्म बनाया हुआ है हमने, गूगल फॉर्म है, आप इसको स्कैन करें और अपने आप इसमें जो भी इसमें शिवरार्थी कन्याएं जो शिवरार्थी के रूप में आना चाहती हैं वो रजिस्टर्ड कर सकती हैं। तो इसको उन्होंने यहाँ से बनाया है कि शिवरार्थी कौन होंगे। वैसे तो फॉर्म में भी लिखा हुआ है, पर जो 14 साल से लेकर के 30 वर्ष की जो बच्चियां होंगी वही होंगी, और सुबह से जो भी क्लास का समय होगा और शाम तक जो भी कार्यक्रम स्थल पर रहना उनके लिए आवश्यक होगा। बीच बीच में उपस्थिति भी दर्ज करानी पड़ेगी, और दवाइयाँ, बोतलें, ये सब चीजें जो है उनको, पानी की बोतलें उनको अनिवार्य रूप से रखी जाएंगी। कक्षा के बीच में फोन का प्रयोग एकदम वर्जित रहेगा, थोड़ी देर आप निकल सकते हैं, उस जब भी जो भोजनालय वगैरह में वहां अपना फोन इस्तेमाल कर सकते हैं, और सब भी शालीन वस्त्र ही धारण करके इस शिविर में रहना पड़ेगा, भारतीय वेशभूषा में, जैसे कि कुर्ता, शलवार, दुपट्टा आदि का ही इसमें चयन होगा, या स्कूल की ड्रेस हो सकती है। और हम इसमें प्रत्येक जो जिले से बच्चे आ रहे हैं उनके साथ भी हमारे महिला मंडल की कोई ना कोई वहां से कार्यकर्ता आएंगी उनकी संरक्षक के रूप में, और जो स्कूलों से आ रही है वहां से भी हम टीचरों को बुलाएंगे कि अगर आपकी 40 लोगों की, 25 लोगों की टीम है तो उसके ऊपर एक शिक्षिका आपके स्कूल की होगी जो हमारे साथ वहां पर रहेगी। पूरे कार्यक्रम में महिलाएं ही पूरी आवास व्यवस्था संभालेंगी, पूरा ही जो है भोजनालय संभालेंगी, तो सुरक्षा व्यवस्था जो अंदर की होगी सारी जो है महिलाएं संभालेंगी। तो हमें पूरे प्रांत से आह्वान करना है, पूरे प्रांत से, कि ऐसी जो अभी तक परम पूज्य गुरुदेव के लिए यज्ञ कराती रही, पूजा कराती रही, हमें उन निवेदन करना है कि आप हमें समय दीजिए और इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी कीजिए। इसमें बहुत सारी चीजें बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी। अभी इसकी तैयारी के लिए ये पहली पृष्ठभूमि थी, पर आगे जो है इसमें कुछ जो परिवर्तन होंगे बीच बीच में आप लोगों के सामने आएंगे। हमारे पास 2 लक्ष्य हैं, एक अंशदान हमें लेना है। अंशदान के लिए हम लोगों ने इसमें एक चीज तय की है कि जो है 3600 रुपए एक बच्ची के ऊपर लगभग खर्चा आएगा। हम उसको एक पीली जैकेट भी देना चाहते हैं अपनी तरफ से, और साथ साथ उसके कन्या भोज के ऊपर लगभग 2500 रुपए का अगर 5 दिन हम रखते हैं तो एक बच्ची के ऊपर खर्चा आता है। तो कुल मिलाकर के हमने ये माना है, तो आज हम लोगों ने ये धर्मघट की स्थापना शुरुआत कर दी है, जगह जगह पर धर्मघट स्थापित हो रहे हैं, और सबसे निवेदन कर रहे हैं कि अपनी क्षमता, परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि 1 कप चाय तो आप कम से कम हमको पिलाइए, जो इससे भी बड़े हो वो और भी अपनी बात रख सकते हैं। आयोजक मंडल में तो हमने सबसे कहा है कि 10-10 कन्याओं को आप गोद ले लीजिए, और कार्यक्रम की सफलता के लिए हम और लोगों के बीच में, भामाशाहों के बीच में जाएंगे, और निश्चित हम जब अच्छे काम के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमें सहयोग भी मिलता है, और कह लीजिए कि लोगों का अंशदान भी मिलता है और उनका समय भी मिलता है। इस बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। आप सबने सुना धैर्य से, इसके लिए धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।